Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Today we will see lesson number 30 of compiler construction. It is our last lecture जिसके अंदर हम कोई भी जो नई चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को आज हम इसमें कोशिश करेंगे इसको ख़त्म कर दें। उसके बाद हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन को ही थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इस लेक्चर के अंदर और उसकी रिवीजन को आज कंप्लीट कर लेंगे जो लास्ट सेक्शन हमने स्टडी किया। But before starting today's lecture, as per our routine, we start with the overview of previous lessons. Front-end analyzes a source program and creates an intermediate representation from which the back-end generates the target code. हमारा बेसिकली जो पूरा कोर्स था वो इस बॉक्स के अंदर जो है वो रहा। हमने पार्सिंग कि हमने सबसे पहले टोकन्स को टोकन्स बनाए इनपुट स्ट्रीम से, देन हमने उसका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की जो एक फॉर्म है पार्स ट्री उसको किया, फिर उसमें सिंटैक्स एनालिसिस एंड उसके बाद हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन जो एसडीटी वो परफॉर्म की डिफरेंट स्कीम्स के साथ, और एट द एंड हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को इन्वोक किया जो हमें इंटरमीडिएट कोड जनरेट करके देता है। इसमें हमने जो कोडिंग स्कीम देखी वो 3 एड्रेस कोड बेसिकली जिसको इन फोकस रखा हमने। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड द फ्रंट एंड, कि ये बेसिकली एक फ्रंट एंड है कंपाइलर का सारा। तो ये हमारा जो पूरा कोर्स था वो बेसिकली कंपाइलर का फ्रंट एंड स्टडी करना था। A directed acyclic graph for an expression identifies the common sub-expressions of the expression. किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो कॉमन सब एक्सप्रेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के टास्क को बेसिकली जो उसकी जो टास्क परफॉर्म होता है उस प्रोसेस का नाम जो है उसका जो उसको कहते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो ये हमारा एक डैग है, इसमें ये एक पोर्शन था हमारी एग्जांपल के अंदर जो कि कॉमन था और ये पार्ट भी कॉमन था जिसके 2 पेरेंट्स होंगे डी ए जी के अंदर। इट मीन्स के वो सब एक्सप्रेशन जो था वो कॉमन सब एक्सप्रेशन था उस एक मेन एक्सप्रेशन के अंदर। एंड द 3 address code is a linearized representation of a syntax tree or a DAG in which explicit names correspond to the interior nodes of the graph. ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म है named 3 address translation. इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी, जो भी हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की जो भी स्टेटमेंट देंगे वो 3 एड्रेसेस पे बेस कर रही होगी। इसमें फर्स्ट एड्रेस वो है जिसमें रिजल्ट स्टोर होता है, ये आर्गुमेंट 1 है, ये आर्गुमेंट 2 है एंड ये ऑपरेटर का रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह इसको हम किसी भी एक्सप्रेशन का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स का जो कि सारी की सारी इस 3 एड्रेस ट्रांसलेशन को फुलफिल कर रहे होंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स को। सो एन एड्रेस कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। जो 3 एड्रेस ट्रांसलेशन के अंदर 3 एड्रेस स्कीम के अंदर जो एड्रेस है वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में हम उसको प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज नेम। We allow source program names to appear as address in the 3 address codes, कि हम names को रेफर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नेम है T2 टेम्परेरी एड्रेस का जो किसी टेम्परेरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। In an implementation, a source name is replaced by a pointer to its symbol table entry while all information about the name is kept. तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो नेम होता है वो एक ऐसे पॉइंटर से रिप्लेस हो जाता है। अगर हम सपोज करें कि ये यहाँ पे कोई नेम था, लेट्स सपोज रिजल्ट, तो ये अब एक ऐसे पॉइंटर से रिप्लेस हो जाएगा T5 इन दिस केस एट द एंड, कि जो ओवरऑल रिजल्ट को रिप्लेस कर रहा होगा हर स्टेटमेंट के, ये मैं बात कर रहा, और वो पॉइंटर सिंबल टेबल में उस एंट्री को पॉइंट कर रहा होगा। Constant in practice, a compiler must deal with many different types of constants and variables. तो constant भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसके अंदर हमारे पास अगर इस तरह से ये स्टेटमेंट होती, इसको हम यही लिख लेते हैं T1 इज इक्वल टू 4 + a, तो ये चीज जो है हमारे पास कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है।
कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी, इट इज यूजफुल स्पेशली इन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स के जो कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं वो यूजफुल होते हैं ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर की जो स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं उसके अंदर। तो ये जो 5 वेरिएबल्स है दीज आर बेसिकली दी कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी वेरिएबल्स जो कि रन टाइम पे क्रिएट होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अपना मकसद पूरा करने के बाद। नेम जो है वो हम किसी भी वेरिएबल का जो नेम है उसको एड्रेस कर सकते हैं। जिस तरह ये डी एक नेम है, ये वेरिएबल का नेम है और जिस वेरिएबल को ये पॉइंट कर रहा है एग्जैक्टली ये उसको उसकी वैल्यू को फिर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टाइप्स हैव स्ट्रक्चर विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टाइप एक्सप्रेशंस। तो जो टाइप्स हैं इनकी वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल की। सो टाइप एक्सप्रेशन इज आइदर अ बेसिक टाइप कि या ये कोई बेसिक टाइप हो सकती है। बेसिक टाइप में जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं दैट इज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और इज फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग एन ऑपरेटर कॉल्ड अ टाइप कंस्ट्रक्टर। के ये जो ऑपरेटर है हमारे पास के हमने इसके थ्रू या डॉट ऑपरेटर भी हम बाज़ जगह यूज करते हैं कन्वेंशन में कि टू फॉर्म अ टाइप एक्सप्रेशन के दो तरह से टाइप एक्सप्रेशन जो हो सकती है हमारी, या बेसिक टाइप की या जो हमने खुद से टाइप कंस्ट्रक्टर के जरिए वो जो टाइप डिफाइन की है। मैनी टाइप चेकिंग रूल्स हैव द फॉर्म इफ टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल देन रिटर्न अ सर्टेन टाइप एल्स एरर। कि अगर दो टाइप्स जो हैं लेट्स सपोज के इंटीजर और इंटीजर को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट में जो टाइप आएगी वो एक सर्टेन टाइप है विच इज इंटीजर। अगर यहाँ पे फ्लोट हो जाता है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एरर कि ये दोनों टाइप्स मिसमैच हो रही हैं। इसमें जो पोटेंशियल एम्बिग्यूटीज राइज हो सकती हैं विच आर व्हेन नेम्स आर गिवन टू टाइप एक्सप्रेशंस एंड द नेम्स आर देन यूज्ड इन सब्सिक्वेंट टाइप एक्सप्रेशंस। कि अगर हम किसी टाइप एक्सप्रेशन को जो कंस्ट्रक्टर टाइप से डिफाइन कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर नेम दे दें और देन उसी नेम से हम कोई और सब्सिक्वेंट टाइप जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं तो तब हमारे पास जो एम्बिग्यूटी है वो रेज हो सकती है कि लास्ट सिनेरियो में या अंटिल दिस स्टेप इस वेरिएबल की या इस नेम की टाइप कुछ और थी, अब इस नेम की टाइप कुछ और है। तो कंपाइलर वहां पे कंफ्यूज हो सकता है और एक एम्बिग्यूटी को जो है वो जन्म दे सकता है। When type expressions are represented by graphs, two types are structurally equivalent if and only if one of the following conditions is true। तो टाइप चेकिंग का जो ऑपरेशन है वो बेसिकली इन 3 रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज के या तो वो बेसिक टाइप सेम बेसिक टाइप हो तब हम कह सकते हैं दोनों इक्विवेलेंट है। सेकंड, दे आर फॉर्म्ड बाय अप्लाइंग द सेम कंस्ट्रक्टर टू स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट टाइप्स। कि हम जो हमने बात की थी जो टाइप कंस्ट्रक्टर के जरिए हम टाइप एक्सप्रेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, जो टाइप इनिशिएट करते हैं, तो वो दोनों टाइप्स किसी सेम कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हुई हो या जनरेट हुई हो तब हम कह सकते हैं कि वो टाइप सेम है। फर्स्ट इज के दोनों या सेम बेसिक टाइप हो या किसी एक ही टाइप कंस्ट्रक्टर से वो जनरेट हुई हो। लास्ट वन इज अ टाइप नेम दैट डिनोट्स द अदर। या हम तब उनको इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि बेसिकली जो टाइप नेम है उसको कोई जो लेबल है वो कोई दूसरा दिया हो तब हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम है। तो बेसिकली ये उसी को हम एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कोई दी हुई है। Then the amount of storage that will be needed for the name at runtime can be determined from the type of a name। कि जो अब जिस टाइप का होगा टाइप एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि ये टाइप एक्सप्रेशन जो है इसकी वो इंटीजर है तो इट इज वेरी मच क्लियर कि इसके लिए मुझे 4 बाइट्स की जरूरत है इन मेमोरी। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो भी हमें जरूरत पड़ती है फॉर द नेम एट रन टाइम कैन बी डिटर्मिनेड फ्रॉम द टाइप के जिस टाइप को हमने पीछे डिटरमिन किया उससे हम उसकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो असेस कर सकते हैं। So at compile time we can use these amounts to assign each name a relative address। इसी चीज को फिर जब हमें क्लियर हो जाए कि इंटीजर 4 बाइट्स है, फ्लोट 8 बाइट्स है तो हम relative addressing वहां पे यूज कर सकते हैं। There are
टू टाइप ऑफ एड्रेसिंग स्कीम जनरली जो यूज की जाती है, बाकी फिर इसकी सब टाइप्स हैं। एक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होती है, एक रेलेवेंट एड्रेसिंग होती है। रेलेवेंट एड्रेसिंग वो होती है जो किसी एक जगह का एड्रेस लेके बाकी उसको ऑफसेट ऐड करके हम उसका रिलेटिव एड्रेस कैलकुलेट करते रहते हैं, तो उस तरीके से हम उसकी एड्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होती है कि एग्जैक्टली हर ब्लॉक का, मेमोरी ब्लॉक का हम इंडिविजुअल एड्रेस जो है वो प्लेस कर दें। The type and relative address are saved in the symbol table entry for the name। तो यहां तक हम देख रहे हैं कि जो सिंबल टेबल है उसको हम इवन फ्रंट एंड के लास्ट पार्ट तक, कंपाइलर के फ्रंट एंड को जो हमने स्टडी किया उसके लास्ट पार्ट तक, इंटरमीडिएट कोड तक हम सिंबल टेबल में कोई एंट्री कर रहे हैं और उसको वहां पे इंक्रीमेंटली अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली सिंबल टेबल जो है वो बैकएंड भी पूरे का पूरा इसी तरह उसके साथ इंटरेक्ट करता है। Data of varying length such as strings or data whose size cannot be determined until runtime such as dynamic arrays is handled by reserving a known fixed amount of storage for a pointer to the data। तो उस सिनेरियो में जहाँ पे हमारी जो टाइप है वो वेरी कर रही हो लेंथ, फॉर एग्जांपल जिस तरह स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग का हमें पता है कि जी वो 1 बाइट या 2 बाइट लेता है, लेकिन अगर स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी तो वो उसके मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम पर करैक्टर को, उसकी नंबर ऑफ करैक्टर स्ट्रीम से पर करैक्टर की जो स्पेस है, फॉर एग्जांपल 1 बाइट, लेकिन करैक्टर जो एंटर हुए हैं वो 15 है, तो इस सिनेरियो में वो 15 बाइट्स लेगा। अगर सेकंड दफा जो इनपुट ले रहे हैं उसमें करैक्टर 25 है तो इस सिनेरियो में वो 25 बाइट उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस किस्म के डाटा के लिए, या इसमें हम स्ट्रिंग के साथ साथ एरे की भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं, इस किस्म के डाटा के लिए जो है वो हम यूज करते हैं एक नॉन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज फॉर अ पॉइंट टू द डाटा। हम रिजर्व कर देते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोरेज जिसको एक पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा होता है। डिफरेंट मेथड फॉर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इनटू थ्री एड्रेस कोड। देन हमने 2 मेथड्स देखे थे लास्ट में कि ऑपरेशंस विद इन एक्सप्रेशंस, इंक्रीमेंटल एक्सप्रेशंस, और 2 और मेथड हैं इसके अंदर, एड्रेसिंग एरे एलिमेंट्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ एरे रेफरेंसेस, कि ये वो मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस कोड के अंदर। ऑपरेशंस विद इन एक्सप्रेशंस कि फर्स्ट जो मेथड है उसकी मदद से जो हमारी, हमने एक मेथड पूरा स्टडी किया था, उसमें जो हमारी इस पर्टिकुलर असाइनमेंट स्टेटमेंट की जो 3 एड्रेस फॉर्म बनती है वो ये है। इसमें माइनस यूनिटरी ऑपरेटर है, तो जिस केस में यूनिटरी ऑपरेटर हो उसमें 3 एड्रेस कोड के अंदर सेकंड आर्गुमेंट जो है वो नहीं होता। ये टेम्परेरी वेरिएबल है जो कंपाइलर ने उसको खुद से जनरेट किया जिसमें रिजल्ट जा रहा है, और ये आर्गुमेंट 1 है। सिमिलरली इसमें पूरे हैं, और इसी तरह ये असाइनमेंट ऑपरेटर में भी जो है वो सेकंड आर्गुमेंट नहीं होता। देन वी सॉ इंक्रीमेंटल ट्रांसलेशन। इंक्रीमेंटल ट्रांसलेशन के अंदर हमारी जो स्कीम है वो बेसिकली हमें अलाउ करती है कि पिछली स्कीम को सेट ऐड करने की। तो इन द इंक्रीमेंटल अप्रोच generate not only constructs a 3 address instruction, it appends the instructions to a sequence of instructions generated so far। तो वो सिर्फ नया कंस्ट्रक्ट के लिए ही जो है वो जनरेट नहीं करता 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो नया कोड हम उसमें अपेंड करते हैं। इनफैक्ट वो जो पिछला कोड होता है उसके साथ उसको अपेंड कर देते हैं कि जो नए कोड के लिए हम जनरेट कर रहे हैं 3 एड्रेस का कंस्ट्रक्ट, उसके साथ वो जो पिछला कोड होता है उसको अपेंड कर देता है। मींस कि अगर हमने अब तक इन नंबर ऑफ लाइंस का जो है उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करके ये सेट बना चुके हैं, अब एक नया कंस्ट्रक्ट आया है इसके अंदर, तो वो इसको एज इट इज रहने देगा और इस नए कंस्ट्रक्ट को इसके नीचे यहाँ पे इसके साथ अपेंड कर देगा 3 एड्रेस कोड जो है उसका। So this is the basic approach used in this type of translation known as incremental translation. So the sequence may either be retained in memory for further processing or it may be output incrementally. तो इसमें कोई भी approach हम use कर सकते हैं। Today we'll see the type checking,
First, rules for type checking, then type conversions, overloading of functions and operators, the inference and polymorphic functions related, इसको हम स्टडी करेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप चेकिंग. देन वी विल सी कंट्रोल फ्लो, इसके अंदर हम इन दो चीजों को आज स्टडी करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस एंड शॉर्ट सर्किट कोड, एंड देन इन लास्ट वी विल सी फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ये दो कंट्रोल फ्लो, ट्रांसलेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस एंड बूलियन वैल्यूज एंड जंपिंग कोड भी इसी का पार्ट है, लेकिन ये आपके असाइनमेंट है, इसको आपने खुद जो है वो स्टडी करना है. टाइप चेकिंग. Type checking include several aspects. The language comes with a type system, i.e. a set of rules saying what types can appear where. तो एक तो हम जो उस लैंग्वेज को जो है वो कंसल्ट करेंगे टाइप चेकिंग के लिए. देन द कंपाइलर assigns a type expression to parts of the source program. तो कंपाइलर जो है वो खुद से भी असाइन कर सकता है उस लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट को कंसल्ट करके कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो सोर्स प्रोग्राम के साथ रिलेटेड है. The compiler checks that the type usage in the program conforms to the type system for the language. तो जो टाइप सिस्टम जिसकी हमने बात की है जो लैंग्वेज के साथ आता है, कंपाइलर बेसिकली चेक करता है कि जो गिवन प्रोग्राम है वो उसके साथ कंफॉर्म हो रहा है, उसके साथ रिलेट कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा. तो देन वो डिसाइड करेगा कि ये जो गिवन प्रोग्राम है ये इसकी टाइप सिस्टम जो है वो क्या है और वो ये एग्जैक्टली जो है टाइप इसकी अलाउ करनी है या नहीं करनी. All type checking could be done at run time. The compiler generates code to do the checks. इसके लिए जो कोडिंग है वो कंपाइलर ही जनरेट करता है. Some languages have very weak typing. For example, variables can change their type during execution. Often these languages need runtime checks. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को पिन पॉइंट करना चाहें तो दैट इज लिस्प. और भी इसमें इस फहरिस्त में लैंग्वेजेस हैं, लेकिन डायनामिक जो एक होती है टाइप उसकी जो असाइन होती है ड्यूरिंग दी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो उसके लिए हमें जो है रन टाइम चेक्स जो हैं वो अपने कंपाइलर के अंदर एम्बेड करने पड़ते हैं, अपने लैंग्वेज के अंदर उसका सारा कंस्ट्रक्ट जो है वजह करना पड़ता है. A sound type system guarantees that all checks can be performed prior to execution. लेकिन इसके बावजूद जो एक कंक्रीट टाइप सिस्टम होता है, एक साउंड जिसको हम एक आला दर्जे का टाइप सिस्टम कह सकते हैं, वो ये गारंटी देता है बिफोर एग्जीक्यूशन के इसकी जो टाइप चेक्स हैं वो हमने परफॉर्म कर ली हैं और एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द रूल. This does not mean that a given compiler will make all the necessary checks. इसके बावजूद हम उसको अश्योर नहीं कर सकते कि तमाम के तमाम चेक्स जो हैं वो गारंटी हो चुके हैं, वो चेक हो चुके हैं. There are two forms of type checking. First is type synthesis, where the types of parts are used to infer the type of the whole. कि हम क्या करते हैं पूरी टाइप जो स्ट्रक्चर है उसके टाइप चेक करने की बजाय हम उसके पार्ट्स की टाइप जो है वो चेक करते हैं. देन उससे हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर इसके इन पार्ट्स की टाइप ठीक है तो इट मीन्स के पूरे कंस्ट्रक्ट की टाइप जो है वो ठीक है. टाइप इन्फ्रेंस इज वेरी स्लिक. द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम यूजेज. दिस परमिट्स लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज टू चेक टाइप्स इवन दो नेम्स नीड नॉट बी डिक्लेयर्ड. तो ये एक दूसरी अप्रोच है कि हम क्या कहते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट इज डिटरमिन्ड फ्रॉम यूजेज, कि हम उसकी यूजेज से टाइप जो है उसको चेक करते हैं, टाइप चेक को परफॉर्म करते हैं. इस इन दिस एग्जांपल के मशीन लैंग्वेज के अंदर हमने अभी नाम डिक्लेयर नहीं भी किया होता, तब भी हमें पता लग जाता है कि ये कौन सी इस्तेमाल से. फॉर एग्जाम्पल अब ये 45 है, अब मुझे पता है कि ये चीज इंटीजर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं. अब इसका भी हमने कोई ना इसको अगर हम इसको किसी वेरिएबल में रखेंगे तो तब भी ये भी इसकी टाइप भी इंटीजर होगी. लेकिन अगर हम किसी एक्सप्रेशन को या किसी चीज को हमें पहले से पता हो कि इसका रिजल्ट ये आना है तो वहां पे हम उसकी टाइप को जो है वो जज कर सकते हैं उसके यूजेज से कि यहाँ पे इस टाइप का वेरिएबल यूज हो सकता है. Checking statements is very familiar. View the statement as a function having its components as argument and returning void.
कि ये इसी तरह होता है जिस तरह कोई फंक्शन जो है वो एक परफॉर्म कर रहे होते हैं। टाइप कन्वर्जन्स, अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइप सिस्टम वुड डू नो ऑटोमेटिक कन्वर्जन। तो जो एक स्ट्रिक्ट किस्म के टाइप सिस्टम्स होते हैं जिनकी हमने बात की इस कि ये लैंग्वेज के साथ कोई ना कोई टाइप सिस्टम हमें मिलता है, उसके अंदर कोई भी वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते कोई ऑटोमेटिक कन्वर्जन। इंस्टेड इट विल ऑफर फंक्शंस फॉर द प्रोग्रामर टू एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड बिटवीन एक्सप्लिसिट टाइप्स और सिलेक्टेड टाइप्स के वो खुद से डिसाइड करें कि किस को किस में कन्वर्ट करना है। देन आइदर द प्रोग्राम हैज कंपैटिबल टाइप्स और इट गिव्स सम एरर। तो इस केस में जो है वो दो ही इसके रिजल्ट आ सकते हैं। अगर तो कंपैटिबल टाइप्स उस प्रोसीजर की मदद से जो यूजर डिफाइंड प्रोसीजर होगा वो एक ऐसी टाइप में कन्वर्ट हो जाता है जो कंपैटिबल है, देन इट्स ओके, अदरवाइज इट विल गिव एन एरर। A more liberal approach in which the language permits certain implicit conversions that the compiler is to supply, this is called type conversion। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है इस सिनेरियो के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक परफॉर्म कर रहा हूं एडिशन का ऑपरेशन 4 + 5.4, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि हमें ये ऑलरेडी क्लियर है कि दो ऑपरेंड जो हैं किसी भी ऑपरेटर या उनकी टाइप्स सेम होनी चाहिए वो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए। लेकिन इस एग्जांपल के अंदर जो भी हमने यहाँ पे कंसिडर की है इसकी टाइप फ्लोट है और इसकी टाइप इंटीजर है। अब फ्लोट और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो ये बेसिकली क्या करता है कंपाइलर खुद से 4 को 4.0 से रिप्लेस करके इसकी टाइप को फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। दो इससे इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। सेकंड चीज के इसका जो रिजल्ट है वो भी फ्लोट ही होगा, तो उससे जो टेम्परेरी तौर पे हमें एक मेमोरी है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ता है, 4 to 8 बाइट्स उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो हमारा सेम रहता है और प्रोग्रामर को खुद से बॉदर नहीं करना पड़ता कि इस किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए प्रोग्राम के अंदर। देन देयर इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन सप्लाइड बाय द प्रोग्रामर और कॉल्ड कास्ट। तो इसके अलावा खुद से प्रोग्रामर भी कोई कन्वर्जन जो है वो सप्लाई कर सकता है यूजिंग सम प्रोसीजर्स, जिसको हम कास्टिंग कहते हैं कि उसका टाइप कास्टिंग से एक बेसिकली टर्म यूज होती है इसके अंदर, जो आपने ऑब्वियसली इन C++ और जावा जो है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में एक सुनी होगी कि इसकी टाइप कास्टिंग की हुई है इस प्रोग्राम के अंदर। टाइप कन्वर्जन्स रूल्स वेरी फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो टाइप कन्वर्जन के जो रूल्स हैं वो लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। ऑब्वियसली ये चीज हमने पहले डिसाइड कर ली है कि जो टाइप सिस्टम है वो लैंग्वेज से प्रोवाइड करती है, उसकी जो लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज वो प्रोवाइड करती है। तो जब लैंग्वेज ही वेरी कर जाएगी तो उसके टाइप सिस्टम भी वेरी कर जाएगा। जब टाइप सिस्टम वेरी कर जाएगा तो टाइप कन्वर्जन का मैकेनिज्म भी वेरी कर जाएगा, उसके जो रूल्स हैं वो भी वेरी कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द रूल्स फॉर जावा डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइडनिंग कन्वर्जन्स विच आर इंटेंडेड टू प्रिजर्व इंफॉर्मेशन एंड नैरोइंग कन्वर्जन्स विच कैन लूज इंफॉर्मेशन। तो ये दो तरह के जावा के अंदर जो है वो कन्वर्जन्स यूज होती हैं, टाइप कन्वर्जन्स। फर्स्ट इज वाइडनिंग कन्वर्जन्स एंड सेकंड इज नैरोइंग कन्वर्जन्स। नैरोइंग कन्वर्जन जो है उसके अंदर इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है। अगर आप वाइडनिंग कन्वर्जन को देखें तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो वेरी मच क्लियर है, इसमें कहीं पे भी कोई भी चीज लूज नहीं हो रही। अगर हम बाइट से शॉर्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट से इंटीजर में, इंटीजर से लॉग में, फ्लोट से डबल में, तो वो एक हिरार्की को फॉलो कर रहे हैं। तो नैरोइंग कन्वर्जन्स के अंदर हम देख रहे हैं कि इंटीजर को बाइट के अंदर भी हम चेंज कर रहे हैं और बाइट को शॉर्ट के अंदर भी चेंज कर रहे हैं, शॉर्ट को कैरेक्टर के अंदर, मतलब इंटर उसके अंदर चेंजेस जो हैं हम वो कन्वर्जन जो है वो कर रहे हैं टाइप्स के अंदर। तो इस वजह से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो लूज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली हम हायर से लोअर में कन्वर्जन कर रहे हैं और ये लोअर से हायर में कर रहे हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं फ्लोट की कन्वर्जन इनटू इंटीजर, तो एक मेरे पास है 14.5, इसको जब मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा इन नैरोइंग कन्वर्जन के अंदर तो
इंटीजर में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 14। ये 0.5 जो पार्ट है ये लूज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या हम इसको कोई भी टर्म यूज कर रहे हैं कि इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में इसको हम नैरोइंग कन्वर्जन कहते हैं कि इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लूज हो जाती है। अगर मैं यही कन्वर्जन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंटीजर है 14, इसको अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूं तो ये 14.0 होगा। इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो लूज नहीं हुई। तो अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मेमोरी ऑक्यूपाई जो कर रहा है, क्योंकि ये इंटीजर सपोज 4 बाइट्स कर रहा है, शॉर्ट 2 बाइट्स कर रहा है, कैरेक्टर भी 2 कर रहा है, बाइट 1 बाइट कर रहा है, लॉन्ग 8 बाइट्स, फ्लोट इसी तरह 12 बाइट्स। ये डिपेंड करता है, ये जरूरी नहीं है कि साइज ये फिक्स्ड हो, मशीन प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म ये वेरी करता है, आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर। तो इसके अंदर हमने जो कैलकुलेशन देखी कि नीचे से ऊपर जाते हुए हमारी इंफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व रहती है, ऊपर से नीचे आते हुए हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लूज हो जाती है। ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। एन ओवरलोडिंग सिंबल has different meanings depend on its context। तो बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्रोग्रामिंग के अंदर मोस्टली यूज होती है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओवरलोडिंग रिजॉल्व्ड व्हेन अ यूनिक मीनिंग इज डिटरमिन्ड फॉर ईच अकरेंस ऑफ अ नेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस के ऑपरेटर की बात करूं तो इस सिनेरियो में प्लस जो है वो सिर्फ 2 को कर रहा है। अगर मैं इसी प्लस को ओवरलोड कर दूं तो ये 4.5 प्लस 4.5 को भी कैलकुलेट कर सकता है। ये इंटीजर के लिए एडिशन दे रहा था और ये फ्लोट के लिए, तो ये बेसिकली प्लस ओवरलोड हुआ है इन दोनों टाइप्स के लिए। इसलिए इसी तरह ये तो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमारे जो फंक्शंस हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो हम खुद से टाइप कंस्ट्रक्ट के जरिए जो टाइप एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं, उनको भी हम इस तरह ओवरलोड कर सकते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। इन द डायरेक्टेड acyclic graph represented a expression, we assign an integer index called a value number to each node, then we construct a signature for a node consisting of its label, कि जो बेसिकली सिग्नेचर है उसका लेबल होगा, एंड द वैल्यू नंबर्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन कंसिस्ट्स ऑफ द फंक्शन नेम एंड द टाइप ऑफ इट्स आर्गुमेंट्स। हम ओवरलोडिंग को जो फिर असेस करते हैं वो बेसिकली एक सिग्नेचर के जरिए कहते हैं कि ईच नोड जो है ऑपरेटर का उसके साथ हम एक सिग्नेचर अटैच कर देते हैं। उस सिग्नेचर के अंदर जो हमारी कॉम्बिनेशन होती है वो मतलब लेट्स सपोज अगर इस प्लस के साथ 3 ऑपरेटर्स अटैच हो गए हैं डिफरेंट टाइप के, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसकी फील्ड्स के अंदर हम दे देते हैं। वहां से वो असेस करके उस ओवरलोडर ऑपरेटर की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उस सिनेरियो में उसको वो डिफाइन कर लेता है। The assumption that we can resolve overloading based on the types of arguments is equivalent to saying that we can resolve overloading based on signatures. It is not always possible to resolve overloading by looking only at the arguments of a function. For example, in a programming language, instead of a single type, a sub-expression standing alone may have a set of possible types for which the context must provide sufficient information to narrow the choice down to a single type. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम इस चीज को प्रूफ या एज एन एग्जांपल पेश कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर जो है वो एनफ नहीं है, या नंबर ऑफ टाइप्स जो है सिर्फ उस नंबर की मदद से कितने इसमें पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं कि हम डिसाइड कर सकें एग्जैक्टली इस ऑपरेटर को किस पर्पज के लिए या किस सिनेरियो के लिए ओवरलोड करना है। Type inference and polymorphic functions. Type inference ensures that the names are used consistently. Inference का बेसिकली एक मैकेनिज्म है, कंप्लीट एक प्रोसीजर है जो कि डिस्क्रीट मैथ में जिसमें हम आपने स्टडी किया हो इन कंप्यूटर साइंसेस, तो उसमें एक इन्फ्रेंस यूज होती है कि इन्फ्रेंस बेसिकली क्या है, एल्गोरिथम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मोस्टली हम इस सिनेरियो को यूज करते हैं इन्फ्रेंस के। सो द टाइप इन्फ्रेंस इज यूजफुल फॉर लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज विच इज स्ट्रांगली टाइप्ड बट डज नॉट रिक्वायर नेम्स टू बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड।
इन्फ्रेंस बेसिक ये होता है कि हम एक सिनेरियो से या दो सिनेरियोज को, जो सब सिनेरियोज होते हैं उस बड़े एक्सप्रेशन के या एक मेन सिनेरियो के, उनको चेक करके हम ये इन्फर कर देते हैं कि ये रूल्स इस बिगर स्कोप पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। Then the term polymorphic refers to any code fragment that can be executed with arguments of different types. तो उस polymorphism का concept है, ये basically वहां से drive की गई है। poly object oriented programming का ये एक basic part है, which is polymorphism। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई भी कोड फ्रेगमेंट जो है उसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के साथ। फॉर एग्जांपल इसमें एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कि अगर हमने शेप का एक फंक्शन लिख दिया है, शेप ड्रॉ का, तो अब हम किसी भी किस्म की शेप को ड्रॉ करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर या कोई भी, तो हम जो एट दी एंड कॉल करेंगे वो शेप ड्रॉ के फंक्शन को ही कॉल करेंगे। अगर हम उसको सर्कल के पैरामीटर के साथ कॉल्स कर रहे होंगे तो वो सर्कल ड्रॉ कर देगा, अगर हम रेक्टेंगल के साथ कॉल कर रहे होंगे तो वो रेक्टेंगल कॉल कर देगा, अगर हम ड्रॉ कर देगा, अगर हम स्क्वायर के पैरामीटर्स के साथ उसको कॉल कर रहे होंगे तो वो स्क्वायर को ड्रॉ कर देगा। So in parametric polymorphism, the polymorphism is characterized by parameters or type variables. So this example is the machine language program, इसको हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, which defines the function length। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन लेंथ को कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि if null x then 0, अगर तो वो नल प्रोवाइड कर रहा है, x जो है वो नल है तो 0 उसका लेंथ हो जाएगी, else लेंथ जो है वो TL x, टेल ऑफ x जो है बेसिकली टेल की शॉर्ट फॉर्म है, तो वो उसमें एक ऐड कर दे। ये उसका एक फंक्शन है जिसकी डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं कि ये फंक्शन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, हम बेसिकली इसकी टाइप जो चेकिंग है उस पे फोकस रखेंगे। द टाइप ऑफ लेंथ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर एनी टाइप अल्फा, कि हम किसी भी टाइप अल्फा के लिए लेंथ मैप्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अल्फा टू एन इंटीजर। कि ये बेसिकली क्या कहता है, जो भी उस लिस्ट है एलिमेंट्स की उसके लिए इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, एक इंटीजर हमें प्रोवाइड कर देता है। द कीवर्ड फंक्शन इंट्रोड्यूसेस अ फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शंस कैन बी रिकर्सिव। तो ये लेंथ जो है बेसिकली रिकर्जन को जो है प्रोड्यूस कर रहा है इस मैकेनिज्म के अंदर। ये कहता क्या है कि जो भी लेंथ कैलकुलेट होती है ना उसकी किसी भी टाइप के लिए, उसको कैलकुलेट करके मैप कर देता है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाइप अल्फा टू एन इंटीजर। The program fragment defines function length with one parameter x, तो ये इसका जो एक ही पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं। The predefined function null tests whether a list is empty, कि जो भी लिस्ट गिवन होगी जिसकी हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, null of x है, तो तब हम 0 रिटर्न कर देंगे। And the predefined function TL, short for tail, returns the remainder of a list after the first element is removed. जब फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा tail of x, तो ये इसका रिमाइंडर जो है उसको ये असाइन कर देगा, उसको पॉइंट कर लेगा। The function length determines the length or number of elements of a list x। तो बेसिकली हम इसको एक लिस्ट x प्रोवाइड करेंगे, ये हमें उसकी जो लेंथ है उस लिस्ट की वो प्रोवाइड कर देगा कि एग्जैक्टली इस जो x लिस्ट थी इसकी लेंथ क्या है, मीन्स के लेंथ ऑफ x एंड x इज सम लिस्ट। x कोई लिस्ट है जो उसको हम इनपुट देंगे इस फंक्शन को, और ये हमें उसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा। मीन 4 का मतलब है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर, 5 का मतलब है कि रिजल्ट आता है तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। All elements of a list must have the same type, तो इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर उनके टाइप सेम होनी चाहिए। बट लेंथ कैन बी अप्लाइड टू लिस्ट हुज एलिमेंट्स आर ऑफ एनी टाइप, तो लेंथ वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ के फंक्शन को दो डिफरेंट लिस्ट, ये ओवरलोडिंग की हम बात कर रहे थे, फंक्शन ओवरलोडिंग की, कि हम
लेंथ के फंक्शन को, इस फंक्शन को जो एक जेनेरिक फंक्शन है, अगर दो डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट प्रोवाइड करें तो वो इसके लिए हमें अप्रोप्रिएट आंसर देता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने जो लिस्ट लेंथ की प्रोवाइड की लिस्ट, ये एक स्ट्रिंग बेस्ड लिस्ट थी जिसके अंदर मुझे नजर आ रहा है कि 3 स्ट्रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3 लिस्ट, 3 इसके अंदर जो है वो एलिमेंट है। तो इस लिस्ट की लेंथ जो है वो 3 है, इस सब लिस्ट की। सेकंड जो लिस्ट प्रोवाइड की वो इंटीजर टाइप्स की है, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 है। तो द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैज लेंथ 3 एंड द लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैज लेंथ 4, सो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट्स टू 7। तो एक्सप्रेशन होगा वो बेसिकली हमें 7 रिटर्न कर देगा। यूजिंग द सिंबल फॉर ऑल एंड द टाइप कंस्ट्रक्टर लिस्ट, द टाइप ऑफ लेंथ कैन बी रिटन एज, फॉर ऑल का सिंबल यूज करके हम जो लेंथ है लिस्ट की उसको हम कह सकते हैं कि ये कोई ना कोई इंटीजर है। फॉर एग्जांपल 7 इन दिस सिनेरियो, कि ये उसका एक फॉर्मेट है लिखने का। इस जो ओवरऑल लेंथ हमने कैलकुलेट की है कि जो लेंथ ऑफ अल्फा है, लिस्ट ऑफ अल्फा है, वो फॉर ऑल अल्फा के लिए कोई ना कोई इंटीजर है। इसमें ये जो सिंबल है फॉर ऑल का सिंबल है, ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये फॉर ऑल के सिंबल को मीन्स के फॉर ऑल उसको रिप्रेजेंट करता है। द फॉर ऑल सिंबल इज द यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड द टाइप वेरिएबल टू विच इट इज अप्लाइड इज सेड टू बी बाउंड बाय इट, कि जो भी टाइप हम इसको वेरिएबल इसको अप्लाई कर देंगे, जो भी इसके साथ अटैच कर देंगे, उसको हम कहेंगे बेसिकली कि इसको इसके साथ बाउंड कर दिए। Bound variables can be renamed at will provided all occurrences of the variable are renamed। तो ये इसमें एक पॉइंट है कि हम उस वेरिएबल को रीनेम कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस चीज को मद्देनजर रखना लाजमी है कि उसके जितने अक्रेंसेस होंगे उस सिनेरियो के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर, उन सबको रीनेम किया जाए। Thus the type expression is equivalent for all beta dot list of beta जो है वो कोई ना कोई उसकी टाइप जो है वो इंटीजर है। Type inference and polymorphic functions. A type expression with for all symbol in it will be referred to informally as a polymorphic type. Each type of polymorphic function is applied. Its bound type variables can denote a different type. बिल्कुल ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है उसी को हम यहाँ पे रिपीट, पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है उसी को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं कि जिस टाइप के लिए हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम कह देंगे कि जो वेरिएबल हमने बाउंड किया उसके साथ वो उस टाइप का है। ड्यूरिंग टाइप चेकिंग एट ईच यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिक टाइप वी रिप्लेस द बाउंड वेरिएबल्स बाय फ्रेश वेरिएबल्स एंड रिमूव द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। नाउ वी मूव टुवर्ड्स कंट्रोल फ्लो। The translation of statements such as if-else statements and while statement is tied to the translation of Boolean expressions। तो फ्लो का जो कंट्रोल का जो फ्लो है प्रोग्राम के अंदर वो बेसिकली कंडीशनल एक्सप्रेशंस या जो बूलियन टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब प्रोग्राम का जो फ्लो है वो कहाँ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक जेनेरिक व्यू में बात करूं, इफ ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट। तो ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये डिसाइड करेगा कि आइदर जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहां से कंटिन्यू करे या जो प्रोग्राम का फ्लो है वो यहां से कंटिन्यू करे। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा होगा, उस पर डिपेंड कर रहा होगा जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है। In programming languages, Boolean expressions are often used to alter the flow of control. जिस तरह अभी हमने बात की, Boolean expressions are used as conditional expressions in statement that alter the flow of control. The value of such Boolean expression is implicit in a position reached in a program. For example, अगर हम इस expression की बात करें, if expression then statement, the expression E must be true if statement S is reached। कि अगर हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे, एक पर्टिकुलर लाइन पे जो फ्लो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जो कंट्रोल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, फ्लो को वहां पे लेके जाना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए उस पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन का ट्रू होना लाजमी है। Second, it compute logical values. A Boolean expression can represent true or false as values. इसमें मोस्टली जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो या 0 होता है या 1 मीन्स नो और यस, कि या कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है। Such Boolean expressions can be evaluated in analogy to arithmetic expressions using three-address instructions with logical operators. तो हम जो लॉजिकल ऑपरेटर्स मीन्स और, एंड, ज़ोर ये यूज करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास जो नॉट का, ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इनके साथ यूज करते हैं। द इंटेंडेड यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस इज डिटरमिन्ड बाय सिंटैक्टिक कॉन्टेक्स्ट। इसको हम एग्जैक्टली किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे का सारा हम इसके सिंटैक्स से, जो सिंटैक्टिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसके मुताबिक इसको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, an expression following the keyword if is used to alter the flow of control, while an expression on the right side of an assignment is used to denote a logical value. तो इस पर्टिकुलर बूलियन का जो हमारा ऑपरेटर है उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे होते हैं, उसकी जो डिसीजन है वो उसके कॉन्टेक्स्ट से हम लेते हैं। कि अगर हम किसी मीन्स के इफ कंडीशन के बाद यूज कर रहे हैं तो तब हम उसको यूज कर रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल को चेंज करने के लिए। लेकिन अगर उसको किसी असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू नॉट 5, के जो 5 का नॉट है या a नॉट है वो या b नॉट है, वो हम असाइन कर रहे हैं कि जो भी इसका नेगेशन है वो इधर आ जाए। इस सिनेरियो में जो मेन चीज है बताने वाली वो ये है कि इस किस्म की स्टेटमेंट में, या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि a इज इक्वल टू 1 और 0, तो इस किस्म के ऑपरेशन के बाद कि मैं 1 और 0 को ऑपरेट कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं और असाइन कर रहा हूं इस वेरिएबल को, तो ऑरिंग कर रहा हूं इन दोनों की, इस सिनेरियो में ये चीज फ्लो ऑफ कंट्रोल का बायस नहीं बनेगी। ये कंट्रोल को इससे बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो सीक्वेंस में चल रहा है उसी में चलने देगा। लेकिन अगर मैं किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को यहां पे यूज कर रहा हूं किसी कंडीशनल एक्सप्रेशन में, तो वहां पे ये कंट्रोल जो है उसको ट्रांसफर करने का बायस बन सकती है। Boolean expressions are composed of the Boolean operators applied to elements that are Boolean variables or relational expressions. For example, अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो Boolean expressions हैं वो ORing है, ending है, not का है, simple है, रिलेशनल ऑपरेटर है, ट्रू है या फॉल्स है, जो इसका ओवरऑल रिजल्ट होगा। तो रिलेशनल एक्सप्रेशंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ E1 रिलेशन E2 वेयर E1 एंड E2 आर अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। तो ये कोई भी हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और ये उनके दरमियान बूलियन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। So mostly we use the attribute relational dot operator to indicate which of the 6 comparison operators is represented by this particular relation. Boolean expressions को अगर हम मजीद देखें तो given the expression, इस टाइप की जो एक्सप्रेशन होगी, if we determine that B1 is true, ये ORing का कॉन्सेप्ट है कि अगर B1 ट्रू है तो हमें उस सिनेरियो में B2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी उस एक्सप्रेशन को जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है। हम ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं B1 की अगर ट्रू है तो उस बेस पे कि इस ओवरऑल एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू है। बट ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसे ही हो। अगर एंडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें से एक भी फॉल्स है तब भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एंटायर एक्सप्रेशन जो है फॉल्स है। सो इसके मुताबिक ही हमें इसकी सिमेंटिक डेफिनेशन जो है वो लिखनी पड़ेगी। द सिमेंटिक डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिटरमिन्स वेदर ऑल पार्ट्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड।
इस चीज को यहाँ पे इसलिए इसका जिक्र किया गया है कि जब हम कंपाइलर लिख रहे होंगे या जब हम कभी इस किस्म की प्रोग्रामिंग में इन्वॉल्व होंगे तो उस वक्त जो रिसोर्सेज का ज़िया है वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर बात करें B1 डबल एंड साइन B2, तो इस सिनेरियो में अगर एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो जाता, फॉल्स हो जाता है, तो हम जितना टाइम और जितनी रिसोर्सेज यूज करेंगे B2 को वैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि उससे इस अल्टीमेट एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका रिजल्ट फॉल्स ही होना है। B2 को हम उस सूरत में इवैल्यूएट करेंगे अगर B1 ट्रू है, तो तब हमें जरूरत पड़ेगी B2 को भी चेक करने, क्योंकि उसका भी ट्रू होना लाजमी है। So if the language definition permits portions of a Boolean expression to go unevaluated, then the compiler can optimize the evaluation of Boolean expression by computing only one expression, which is enough of an expression to determine its value. तो एग्जैक्टली हमारे दूसरा इसलिए भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि हम ओवरऑल गोल जो है वो अचीव कर लेते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट से, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है कोशिश करेंगे कि इसको ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इसको जो सिमेंटिक्स है उसमें इस चीज को एम्बेड करें। देन देयर इज अ शॉर्ट सर्किट कोड। आपने अक्सर देखा होगा गो टू का एक सिंटेक्स हम यूज करते हैं, सी के अंदर मोस्टली जो यूज होता है कि गो टू L1, गो टू दिस लेबल, गो टू देयर। तो ये बेसिकली जंपिंग कोड है। तो इन शॉर्ट सर्किट और जंपिंग कोड द बूलियन ऑपरेटर्स एंड और ट्रांसलेट इनटू जंप्स। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं, बूलियन ऑपरेटर्स इनको बताते हैं कि ये जंप कहां पे करनी है। द ऑपरेटर्स देमसेल्फ डू नॉट अपीयर इन द कोड, instead the value of a boolean expression is represented by a position in the code sequence. if x less than 100 yes, तो इस लेबल पे जंप कर जाओ। ये हमारा एक जो मशीन कोड, जो इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम इस तरीके से वहां पे परफॉर्म करते हैं। The translation of Boolean expressions into three-address code in the context of statements such as those generated by the following grammar। तो हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं कि जिसकी ट्रांसलेशन हम अभी देखेंगे कि अगर इस टाइप की बूलियन स्टेटमेंट्स हैं जिसमें इफ एक्सप्रेशन देन S1 को कर दो, अगर एल्स में S2 को कर दो, और वाइल की जो स्टेटमेंट है उसके लिए कि वाइल जो बूलियन वैल्यू यहाँ से मिलेगी तो तब तक S1 को एग्जीक्यूट करते रहो, और उसके बाद जो है इसकी एग्जीक्यूशन उसको रोक देना जब ये फॉल्स हो जाए। इन दीज प्रोडक्शंस नॉन टर्मिनल B रिप्रेजेंट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड नॉन टर्मिनल S रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट। तो इसमें क्लियर है हमें कि ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये स्टेटमेंट्स हैं जो कि डिपेंड कर रही, जिनकी एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रही है इस पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर। तो फ्लो कुछ इस तरह से डिसाइड होगा कि अगर जो मैं हमारी सिमेंटिक एक्शन होगी कि अगर B ट्रू है तो S1 के कोड में एंटर हो जाओ, और B का ट्रू जो है वो B को के कोड में को एवेल्युएट करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि B ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो वो नेक्स्ट जो है तब उधर हो जाए, वो S1 के पास नहीं जाएगा इन केस ऑफ इफ। अगर हम बात कर रहे हैं इफ एल्स स्ट्रक्चर की, तो इफ बी ट्रू, सेम सिनेरियो कि हम बी को कैलकुलेट करेंगे और ट्रू है तो s.1 कोड को एग्जीक्यूट कर दे और गो टू s.next जो उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पर चला जाए। अगर फॉल्स है तो s2 डॉट कोड जो है उसको एग्जीक्यूट कर दे। एग्जैक्टली हमारे इस ग्रामर के अंदर जो s2 कोड था कि वो एल्स के सिनेरियो में एग्जीक्यूट होगा, उस वक्त क्या होगा, b डॉट कोड फॉल्स आ गया तो यहां पे आ गया, ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जो s.next है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। वाइल के केस में हमारे पास स्टार्ट कर दें और b डॉट कोड को चेक करें कि b डॉट कोड अगर ट्रू है तो s1 डॉट कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दें और गो टू बिगन अगेन जो है यहां से उसको फिर चेक करें। जब तक कोड ट्रू होता रहेगा ये सर्कल जो है वो बनता रहेगा। जैसे कोड फॉल्स होगा तो ये बेसिकली इस एरिया को पॉइंट करने लग जाएगी
जो एस डॉट नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दे। तो ये है इसकी बेसिकली सिंटैक्स स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन है SDD ऑफ दीज टू, जिसके अंदर हमने वाइल, सिंगल इफ और इफ एल्स एग्जैक्टली जिसका हमने ये सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया है, इसी के लिए अब हम जो है वो एक सिंटैक्स स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन लिख रहे हैं। इसके अंदर अगर हम इन्हीं को देखें तो इसके रूल्स को एग्जैक्टली वही हैं जो हमने डिस्कस किए हैं कि बी डॉट ट्रू इज इक्वल टू न्यू लेबल, बी डॉट फॉल्स जो है तो वो सिंपली क्या करे S1 डॉट नेक्स्ट पे मूव कर दे, जो कि S डॉट नेक्स्ट है। अगर ट्रू है, अगर जो इसका कोड है S डॉट कोड वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है बी डॉट कोड के ऊपर और लेबल बी डॉट ट्रू और देन S1 डॉट कोड के जो भी उसका लेवल है उस सिनेरियो में इसको वो एग्जीक्यूट करते। एल्स के केस में हमारे पास ये एक्स्ट्रा सिनेरियो है कि भी अगर ट्रू है तो तब गो टू S डॉट नेक्स्ट, अगर फॉल्स है तो सिंपली जो से नेक्स्ट कोड है S2 का उसमें वो जंप कर दे। सिमिलरली वाइल में कि जब तक लेबल है ट्रू उस वक्त तक वो S1 डॉट कोड को एग्जीक्यूट करता रहे और दोबारा बिगिन पे चला जाए, बिगिन पे आए फिर कोड और ये सर्कल चलता रहे, जैसे ही वो फॉल्स हो वो साथ ही उससे बाहर निकल जाए, क्योंकि इसमें हमारी सिमेंटिक्स ऑलरेडी लिखी हुई है कि बी डॉट फॉल्स जो है वो S डॉट नेक्स्ट को रेफर कर रहा है। तो दिस इज आवर ओवरऑल फ्लो ऑफ कंट्रोल जो हमने स्टडी किया। यहां तक हम अपने कोर्स को वाइंड अप करते हैं कि जितना हमने स्टडी कर लिया इसमें हमने इंटरमीडिएट कोड की रिप्रेजेंटेशन देखी कि किस तरह हम उसको करते हैं कन्वर्ट इंटरमीडिएट कोड में। उसने जो 3 एड्रेस ट्रांसलेशन स्कीम थी वो हमारी बेसिकली एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। तो नाउ वी ऑफिशियली एंड्स आवर कोर्स हियर। इसके बाद जो है हम आज से बल्कि अभी से एक रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि ओवरऑल हमने जो कुछ पढ़ा है इस पूरे कोर्स में उसको हम रिवाइज करते हैं। आज जो है हम इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन की रिवीजन को ही देखेंगे कि उसमें जो हमने स्टार्ट कहाँ से किया और एंड जो आज किया वहां तक हमने क्या सीखा और क्या नहीं, क्या चीजें जो है हमें याद रखने वाली हैं। तो हम एक जेनेरिक किस्म की रिवीजन करेंगे, उसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि भी किसी चीज को हम इन डिटेल नहीं स्टडी करेंगे, जस्ट उसको रिवाइज करेंगे, गो थ्रू करेंगे ताकि हम एक सम अप कर लें अपने पूरे कोर्स को। आज हम सिर्फ इसको करेंगे, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन की जो सेशन है, सारा जो सेक्शन था इसको रिवाइज करेंगे। कल हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर कोर्स रिवीजन को, और वहां से लेके एक उसको लेके चलेंगे और अगले जो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स हैं उनमें हम पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे और दूसरे लेक्चर में और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम वहां पे रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसको इस इंटरमीडिएट कोड को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन बिल्ड यूजिंग इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, अगर हम उसको देखें तो ओवरऑल हम इससे क्या चीज अचीव कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, we can combine the pieces learned in this intermediate code generation section to build a simple compiler front end, कि इसके बाद हम अपना एक complete compiler front end जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। यानी theoretical approach जो है वो सारी की सारी complete हो जाती है यहाँ तक आके in building the compiler front end. The front end can be built incrementally. First of all we pick an intermediate representation जो कि start है means के syntax tree जो हम लेते हैं। An intermediate representation is basically typically a combination of a graphical notation and 3 address code. As in syntax trees, a node in a graphical notation represents a construct. The children of a node represents its subtrees. तो ये एक जो intermediate representation है वो syntax trees है. Then second 3 address code takes its name from instructions of the form x is equal to y operator z. With at most 1 operator per instruction, there are additional instruction for control flow. जो control flow की अभी हमने थोड़ी देर पहले जो स्टडी किए हैं सारे boolean expression वो basically control flow को decide करती हैं। Translate expressions. Expressions with built-up operations can be unwound into a sequence of individual operations by attaching actions to each productions of the form. के इस किस्म की जो भी हमारी instructions की form होगी उसके साथ हम कुछ actions जो है उनको attach कर देंगे, तब उसको हम कहेंगे कि बेसिकली हमने इस एक्सप्रेशन की ट्रांसलेशन जो है वो कर दी है। द एक्शन आइदर क्रिएट्स अ नोड फॉर ई विद द नोड्स फॉर
E1 and E2 as children, or it generates a 3 address instruction that applies operator to the address for E1 and E2 and puts the result into a new temporary name which becomes of the address for E. Check types. The type of an expression, इस expression की जो type है is determined by the operator and the types of E1 and E2, जो भी इसके ऑपरेंट्स की टाइप है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की टाइप जो है उनको डिटरमिन करने के लिए हमें इन तीनों की टाइप इंडिविजुअली डिटरमिन करनी पड़ेगी पहले। A conversion is an implicit type conversion such as from integer to float, जिसको हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी ड्यूरिंग चेक टाइप कि अगर 4 इंटीजर है और ये ऐड हो रहा है 5.9 में, तो ये एडिशन पॉसिबल नहीं है। कंपाइलर जो है इसको खुद से कन्वर्ट कर देता है 4.0 के अंदर विच इज सिमिलर टाइप ऑफ 5.9 और देन इसका जो रिजल्ट है वो परफॉर्म होता है विच इज 9.9 एंड फ्लोट। इस टाइप की जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है फ्रॉम 4.4 टू 4.0 इज नोन एज कोरिजन। इंटरमीडिएट कोड contains explicit type conversions to ensure an exact match between operand types and the types expected by an operator। तो explicit type conversion जो है उसकी लीवरेज प्रोग्रामर्स को दे दी जाती है कि वो खुद से कोई इसकी कन्वर्जन कर दें या उसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये सिनेरियो बिल्ड हो रहा है इसकी, या वो खुद से बताता है कि ये सिनेरियो बिल्ड हो तो ये वाली कन्वर्जन जो है वो परफॉर्म कर दो, इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ पे ना करो। जाहिर बात है जिसने कोड लिखना है उसको बेहतर आइडिया होता है कि वो किसमें कौन कौन से सिनेरियोस बिल्ड हो सकते हैं, तो वो उसको टैकल करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए पहले ही सारी जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन है जो भी एरर रूटीन्स हैं वो उसमें एम्बेड कर देता है। Then we use a symbol table to implement declarations. A declaration specifies the type of a name. The width of a type is the amount of storage needed for a name with that type. कि हम जो उसकी विड्थ है या जो उसकी टाइप है बेसिकली वो हमें बताती है कि इसको कितनी स्टोरेज चाहिए मेमोरी के अंदर। यूजिंग विड्थ्स द रिलेटिव एड्रेस ऑफ अ नेम एट रन टाइम कैन बी कंप्यूटेड एज एन ऑफसेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ डाटा एरिया। द टाइप एंड रिलेटिव एड्रेस ऑफ अ नेम आर पुट इनटू द सिंबल टेबल ड्यू टू अ डिक्लेरेशन, so the translator can subsequently get them when the names appear in an expression। तो जो हम टाइप और रिलेटिव एड्रेस है इसको हम रख देते हैं कि इसके अंदर सिंबल टेबल के अंदर। तो जब भी हम इसकी जरूरत पड़ती है तो ट्रांसलेटर जो है इसको वहां से हासिल कर लेता है और जब वो टाइप नेम अपीयर होता है इन एक्सप्रेशन। फ्लैटन एरेज बेसिकली एरेज का ही कंसेप्ट है। फॉर क्विक एक्सेस एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंसेक्टिव लोकेशंस, जिसमें हमने एक रिलेटिव एड्रेसिंग की बात की थी। तो ये बेसिकली एरेज के अंदर हम ये जो फिनोमिना है उसको अप्लाई कर सकते हैं। एरे ऑफ एरेज आर फ्लैटेंड सो दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। The type of an array is used to calculate the address of an array element relative to the base of the array। तो ये हमारी बेसिकली एरे का बेस एड्रेस हमारे पास होता है। लेट्स सपोज इट इज 0a12x, ये हमारे पास इसका कोई बेस एड्रेस है। तो जो इसका स्टार्ट होगा उसका एड्रेस इसमें हम 0 एग्जैक्टली यही एड्रेस है। अगर ये इंटीजर टाइप के एरे है तो हम कहेंगे कि जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है वो इसमें हम 4 बाइट्स ऐड करने के बाद प्लस 4 बाइट्स को ऐड करें तो इसका देन अगर हम 4th एलिमेंट का लेना चाह रहे हैं तो 0 1 2 3 तो उसमें एग्जैक्टली हम 16 बाइट्स ऐड कर देंगे ऑफसेट जो है इसके अंदर, तो वो हमारे पास 4th जो लोकेशन है जो एरे एलिमेंट है उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो दिस सॉर्ट ऑफ एड्रेसिंग इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग। Generating jumping code for Boolean expressions. In short circuit or jumping code, the value of a Boolean expression is implicit in the position reached in the code। कि हम बेसिकली Boolean expression से ये चीज डिसाइड करते हैं कि जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का या कंट्रोल है, जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे अब इसको मूव करना, उसके फ्लो को हमने कहाँ पे आगे लेके जाना है जो भी हमारा एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है। तो jumping code is useful because a Boolean expression B is typically used for control flow as in
this our example expression. Boolean values can be computed by jumping to t is equal to true or t is equal to false as appropriate when t is a temporary name, जहाँ पे हमने t को आर्जी तौर पे यूज किया है. तो अगर ट्रू है तो इस पे जंप कर जाएगा, अदरवाइज जो इस स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी एग्जांपल प्रोग्राम में, तो वो उस पे जंप कर जाएगा. यूजिंग लेबल फॉर जंप्स, अ बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी ट्रांसलेटेड बाय इनहेरिटिंग लेबल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रू एंड फॉल्स एग्जिट्स. द कॉन्स्टेंट्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रांसलेट इनटू अ जंप, कि बेसिकली ये ट्रांसलेट कर देते हैं जंप के टू द ट्रू एंड द फॉल्स एग्जिट्स रिस्पेक्टिवली. तो implement statements using control flow statements can be translated by inheriting a label next, where next marks the first instruction after the code for this statement. The condition expression इस टाइप का जो भी है can be translated by attaching a new label marking the beginning of the code for S1, means S1.next, जो कि ultimately S.next होगा, and passing the new label S.next for the true and false जो है वो ओवरऑल इसे एग्जिट कर देगा रिस्पेक्टिवली ऑफ बी के जो भी बूलियन एक्सप्रेशन की हमारी वैल्यू है. Implement record. Field names in a record or class can be treated as a sequence of declarations. A record type encodes the types and relative addresses of the fields. A symbol table object can be used for this purpose. कि हम बेसिकली क्या करते हैं, फील्ड नेम्स को और उसकी क्लास को कैन बी ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ डिक्लेरेशंस. तो बेसिकली जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रिकॉर्ड टाइप को हम इनकोड कर देते हैं टाइप एंड रिलेटिव एड्रेसेस ऑफ फील्ड्स में, कि उसकी सिंबल टेबल में एंट्री कर दी और जब भी हमें किसी रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है तो हम उस एंट्री पे जाके उसको चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसके अगेंस्ट कितनी फील्ड है और उन फील्ड में कौन कौन सी वैल्यू है जो उसकी टाइप को हमें क्लियर कर सकते हैं. So this is all for today. Thank you guys and have fun.